नमस्कार साथियों, हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने पहले रस और अलंकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम छंद शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में छंद शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और छंद शास्त्र के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को नोट भी कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए छंद शास्त्र की तरफ चलते हैं। छंद क्या है? छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। देखिए, छंद छद धातु से बना है जिसका अर्थ आह्लादित और खुश करना है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। अब जो खुशी होगी वह खुशी या तो वर्ण के माध्यम से या मात्राओं के माध्यम से उसी से उत्पन्न होगी। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। ठीक है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, नोट कीजिएगा। छंद शास्त्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। देखिए, गद्य के लिए जिस प्रकार से व्याकरण का महत्व है, उसी प्रकार से पद्य में छंद शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। या यूँ कहें कि छंद शास्त्र के बिना पद्य शास्त्र या पद्य अर्थात काव्य अधूरा है। छंद के अंग निम्नलिखित हैं। पहला है चरण, जिसे पद भी कहा जा सकता है या पाद भी कहा जा सकता है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। उसके बाद चौथा गण। पांचवा गति। छठा है यति, जिसे विराम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये छंद के अंग हैं। सातवां है तुक। ये 7 जो है छंद के अंग हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम चरण को पढ़ते हैं। चरण यानी पद, जिसे हम पाद भी कह सकते हैं। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। देखिए, छंद शास्त्र का जो चतुर्थ भाग है उसको चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों अर्थात दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया में दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है, और छप्पई रोला और उल्लाला से। तो आप तार्किक रूप से या ट्रिक के माध्यम से ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो कुंडलिया होता है वो दो रुख ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोहा और रोला से कुंडलिया बनता है, और रोला धन उल्लाला से छप्पई बनता है, रऊच ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। प्रथम व तृतीय चरण को विषम, द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वह है वर्ण और मात्रा। वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं, अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, हालांकि सूक्ष्म अंतर होता है। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है। जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द राजन का न, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का मूर्धन्य स हलंत, उसे वर्ण नहीं माना जाता। देखिए, संस्कृत में जिस वर्ण के नीचे हलंत लगता है वह वर्ण आधा हो जाता है, तो इसलिए उसे वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण में अ,
ई उ री क की कु क्री। यह ह्रस्व वर्ण है। दीर्घ स्वर वाले वर्ण इसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए आई ओ औ, का, की, कु, के, कई, को, कौ, ये सभी दीर्घ वर्ण हैं। उसके बाद मात्रा किसे कहते हैं? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व में अ, इ, उ, री। दीर्घ में होता है आ, ई, उ, ए आई ओ औ। ठीक है। अब वर्ण और मात्रा की गणना कैसे करते हैं देखिए। वर्ण की गणना, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण, ह्रस्व वर्ण एक वर्णिक जिसे कह सकते हैं हम अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, ये सब ह्रस्व वर्ण हैं। और दीर्घ वर्ण में एक वर्णिक आ, ई, उ, ए आई ओ औ, का, की, कु, के, कई, को, कौ। ठीक है, ये ह्रस्व और दीर्घ वर्ण है। उसके बाद आगे है मात्रा की गणना। ह्रस्व वर्ण में एक मात्रिक अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक आ, ई, उ, ए आई ओ औ। वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वर्ण और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण जो है सस्वर अक्षर होते हैं और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया है, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था। और मैं वर्णों और मात्राओं की गणना करें। देखिए इसमें राजा में 2 वर्ण हैं, रा और जा। अब देखिए दिवस का अवसान समीप था, इसमें 12 वर्ण हैं। ठीक है। आगे अब राजा और राम जो है आ है और जा में आ है, तो यहाँ 2 धन 2 बराबर 4 मात्राएं होगी। और यहाँ हम देखें दिवस का अवसान समीप था में 16 मात्राएं होगी। ठीक है कुल। उसके बाद आगे देखते हैं हम लघु व गुरु वर्ण। लघु वर्ण और गुरु वर्ण किसे कहते हैं? छंद शास्त्र ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा, जिसे पूर्ण विराम कह सकते हैं, वो लघु का चिन्ह है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा एस नुमा, या जिसे संस्कृत में खंडाकार ओ कह सकते हैं। फिर लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री। और अ के ऊपर चंद्र बिंदु और ह के ऊपर चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु वर्ण हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जैसे अशुवन, हंसी, ये सभी क्या हैं? चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं वो लघु वर्ण की श्रेणी में आएंगे। आधा तो और य, त्य संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण नित्य, ऐसे ये होंगे। उसके बाद गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं आ, ई, उ, ए आई ओ औ, का, की, कु, के, कई, को, कौ। ई के ऊपर बिंदु, बी के ऊपर बिंदु, तह और धह, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण कह सकते हैं हम। जैसे इंदु, बिंदु, अतः, अधः। मान के चलिए चंद्र बिंदु लघु वर्ण में और अनुस्वार विसर्ग गुरु वर्ण में होते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अग्र का अ, वक्र का व, संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण ये गुरु होता है। राजन का ज, हलंत वर्ण के पहले का वर्ण। ठीक है। उसके बाद संख्या और क्रम। तीसरा हाथ देखिए, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या वर्ण की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु का समान नहीं होते हैं। उसके बाद आता है गण। गण किसे कहते हैं? केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है गण। गण का अर्थ समूह है। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ गण की बात की जाएगी वहाँ 3 ही वर्ण होंगे गण में। अतः गण की परिभाषा होगी
लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गण में कितने वर्ण होते हैं। अब देखिए गणों की संख्या 8 है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। इसको हम सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। यमाता राजभान सलगा। ठीक है, सलगा में लगा की गिनती नहीं होगी, तो इसमें पहले 8 वर्ण गणों के सूचक हैं और अंतिम 2 वर्ण लघु व गुरु के। ठीक है, लौ में लघु है और गा में गुरु है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सूत्र से गण प्राप्त करने का तरीका, बोधक वर्ण से आरंभ कर आगे के 2 वर्णों को ले लें, गण अपने आप निकल आएगा। जैसे यगण किसे कहते हैं, यह माता है ना। ऐसे ही मगड़ किसे कहेंगे, आगे हम देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। अतः यगण का रूप हुआ आदि लघु, है ना। ये हो गया यमाता। अब देखिए गति, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। इसकी परिभाषा है, तो जब हम छंदों का उच्चारण करते हैं उसमें जो प्रवाह होता है और उसकी जो लय होती है उसको हम गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्र रहता है। मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति अर्थात प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। कहने से तात्पर्य है कि शब्दों को जब हम क्रम से लिखेंगे फिर उसका उच्चारण करेंगे तो गति आएगी। यदि हम शब्दों को उलटफेर कर देंगे तो गति में बाधा उत्पन्न होगी। चौपाई, अरिल्ल व पद्धरी, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर भिन्न हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है, चौपाई में 16 मात्रा, अरिल्ल में 16 मात्रा और पद्धरी में 16 मात्रा होती है। मात्रिक छंद है। उसके बाद आता है छंद। आगे देखते हैं। अतएव मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अर्थात यदि आपकी जानकारी में जब छंदों का प्रयोग करेंगे यदि गति नहीं होगी तो छंदों का प्रयोग निर्दोष रूप से नहीं कर पाएंगे, अर्थात छंद में दोष आ जाएगा। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। छठा है यति, जिसे विराम कह सकते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। देखिए मित्रों, जब हम बोलते हैं, जब चलते हैं, जब लिखते हैं, कहीं न कहीं हम एक विराम लेते हैं, है ना। तो उस विराम को यति कहा जाता है, जिसे रुकना कह सकते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण परिभाषा में ही कर दिया जाता है। जैसे मालिनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, जब मालिनी छंद को पढ़ेंगे तो पहली जो यति होगी, जो रुकावट होगी, वो 8 वर्णों के बाद होगी, वर्णिक छंद है, और दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। उसके बाद आता है तुक। तुक किसे कहते हैं, छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री, जब छंद को पढ़ेंगे उसका जो चरण का अंत होगा उसमें समान स्वर व्यंजनों की स्थापना होनी चाहिए, उसे हम तुक कहेंगे। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं, जैसे कि शब्द से पता लग रहा है। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैक वर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद छंद के भेद पढ़ते हैं। वर्ण या मात्रा के आधार पर, चरणों के विन्यास के आधार पर। देखिए वर्ण और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के छंद हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद।
सामान्यतः छंद दो ही प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंदों में सम, अर्धसम और विषम, फिर सम के भेद हैं साधारण जिसमें 26 वर्ण होते हैं और दंडक 26 वर्ण से अधिक। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मात्रिक छंद में सम, अर्धसम, विषम वैसा ही क्रम चलेगा। फिर सम के दो भेद हैं साधारण 32 मात्रा तक, दंडक 32 मात्रा से अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सम के दो भेद वर्णिक छंद में भी है और मात्रिक छंद में भी है, और मात्राओं और वर्णों की संख्या का ध्यान रखना होगा। फिर हम मुक्त छंद, निराला जी ने मुक्त छंद के बादशाह थे, उन्होंने मुक्त छंद की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। वर्णिक छंद या वृत्त, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, शब्द से ही पता लग रहा है उसे वर्णिक छंद। मात्रिक छंद या जाति, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, मात्रिक छंद। मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो अर्थात स्वतंत्र हो, वह मुक्त छंद है। सबसे पहले वर्णिक छंदों में पढ़ते हैं हम कौन कौन से छंद वर्णिक छंद हैं और कितने कितने वर्ण किस किस छंद में होते हैं, इसको पढ़ेंगे। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम समान रहता है। प्रमुख वर्णिक छंद हैं प्रमाणिका, इसमें 8 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना। स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्रा, दोधक सभी 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, भुजंग प्रिया, द्रुत, विलंबित और तोटक इनमें 12 वर्ण होते हैं। बहुत ही गहनता से आपको ध्यान देना है क्योंकि मात्राओं के बारे में भी पूछा जा सकता है या कोई उदाहरण दिया होगा उसमें आपने वर्णों को गिनना होगा और संख्या देखनी होगी, उसके बाद विकल्प में जाकर उसका सही उत्तर बताना होगा। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। मालिनी में 15 होते हैं। पंचचामर और चंचला में सभी में 16 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता और शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, पूछा जाता है कई बार। शार्दूल विक्रीड में 19 वर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण है। सृगधरा में 21 वर्ण, सवैया में 22 से 26 वर्ण, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है सममात्रिक छंदों के प्रकारों में। घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण, देव घनाक्षरी में 33 वर्ण। घनाक्षरी 3 प्रकार की है, ध्यान रखिए। रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और घनाक्षरी इस तरीके से। तो घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32 और देव घनाक्षरी 33। 33 करोड़ देवता, ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। कवित्व और मनहरण में 31 और 30 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्णिक छंद का एक उदाहरण है मालिनी में जो 15 वर्ण है, वर्णों की संख्या 15, यति 8 और 7 पर होती है, अर्थात जो रुकना है 7वें और 8वें वर्ण में यति होगी। परिभाषा है न मय य मिले तो मालिनी छंद होवे, जैसे नगण नगण, मगण, यगण, यगण 15 वर्ण होते हैं। प्रथम चरण में प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। द्वितीय चरण में है दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तृतीय चरण है लखमुख जिसका मैं आज लौजी सकी हूँ। चतुर्थ चरण है वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। हरिऔध जी की जो पंक्तियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। तो इसमें मालिनी छंद है और मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 पर यति होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ इसमें दिखा रखा है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो यहाँ वर्णों की संख्या दर्शा रखी है। तो 15 वर्ण हैं, एक एक करके वर्णों की आप गणना ऐसे कर सकते हैं वर्णिक छंद में। दूसरा है मात्रिक छंद। मित्रों उदाहरण एक ही प्रस्तुत किया गया है, अतः आप ध्यान रखिएगा इस उदाहरण के माध्यम से सारे वर्णिक छंदों की गणना इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। और जो छंद का सूत्र है यमाता राजभान सलगा, इसको जरूर याद कीजिएगा। जो 8 गण हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। एक उदाहरण यदि आप समझ जाएंगे तो सभी उदाहरण एक समान चलेंगे, तो आप वर्णों का या वर्णों की सही गणना कर पाएंगे। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, महत्वपूर्ण है। प्रमुख मात्रिक छंद है सममात्रिक छंद। सबसे पहले अहीर 11 मात्रा, तोमर में 12 मात्रा, मानव में 14 मात्रा, अरिल्ला और पद्धरी पद्धटिका जैसे चौपाई सभी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के बारे में हमने पहले भी बताया कि 16 मात्राएं हैं। पीयूष वर्सेस सुमेरु में दोनों में 19 मात्रा, राधिका में 22 मात्रा, रोला और दिक्पाल रूपमाला में
24 मात्रा महत्वपूर्ण है रोला। गीतिका में 26 हैं, सरसी में 27 हैं, सार में 28 हैं, हरि गीतिका में 28 हैं। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि गीतिका में कितनी है और हरि गीतिका में कितनी है। ताटंक में 30 मात्रा है। वीर या आल्हा में 31 मात्रा होती है। आल्हा छंद आदिकाल में इसका वर्णन किया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आल्हा जो छंद है मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद, उसमें 31 मात्राएं होती हैं। फिर आता है अर्धसम्मात्रिक छंद में महत्वपूर्ण है बरवय, विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा। ऐसे ही दोहा बहुत महत्वपूर्ण अर्धसम्मात्रिक है। विषम में 13, सम में 11। सोटा दोहे का उल्टा होता है। और उल्लाला विषम में 15 और सम में 13। इतनी मात्राएं अर्धसम्मात्रिक छंद में होती है। फिर आता है विषम मात्रिक छंद, इसमें कुंडलिया, दोहा और रोला, दोरोक हमने पहले ट्रिक के माध्यम से भी बताया, और छप्पे, रोला और उल्लाला, रोउच। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मात्रिक छंद के 2 उदाहरण हैं, चौपाई व दोहा। अब देखिए वर्णिक छंद में हमने एक उदाहरण के माध्यम से पूरे वर्णिक छंदों को समझा, कैसे उनकी गणना की जाती है और यति को कैसे पहचाना जाता है। अब हम मात्रिक छंदों के बारे में पढ़ने वाले हैं उदाहरण। देखिए सबसे पहले चौपाई है, 16 मात्रा कैसे होती है। सम्मात्रिक छंद है चौपाई। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, 4 चरण होते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमेय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। ये तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध चौपाई है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। अब मात्राओं में देखिए, जैसे बंदऊ हैं तो हमने कहा कि अनुस्वार है, और उमा ऊपर चंद्रबिंदु है, तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ ऐसे गणना की जाएगी। गुरुपद में ऐसे है पदुम और परागा। इस प्रकार से जब हम टोटल मात्राओं को गिनेंगे तो 16 मात्रा होगी, तो चौपाई होगी। और दोहा में 13 और 11 मात्राएं। अर्धसम्मात्रिक छंद है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण है ना। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गैर उबरे, मोती मानुष सोन। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रथम और चतुर्थ, द्वितीय और तृतीय, है ना। तो रहीमदास जी का ये जो प्रसिद्ध दोहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम दल और द्वितीय दल, और वैसे ही तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। उसके बाद प्रथम चरण, तृतीय चरण 13 मात्राएं, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण 11 मात्राएं। तो रहमान पानी राखी ऐसी मात्राओं को गिनते हैं तो प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं। तो ये दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद को हमने ऐसे पढ़ा। उसके बाद आता है मुक्त छंद, जिस विषम छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो और मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, तथा जिसमें नाद और ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उन्हें गतिशील करने का आग्रह हो, वह मुक्त छंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई है। तो मित्रों, आपने आज छंदों के बारे में विस्तार से पढ़ा। छंद किसे कहते हैं, छंदों के कौन कौन से चरण होते हैं, और छंदों के कितने प्रकार हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक छंद में भी कितने प्रकार हैं, है ना, सम, अर्ध सम, विषम। और मात्रिक छंदों को भी इसी प्रकार आपने पढ़ा, विस्तार से आपने पढ़ा। हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।